असल बात यह है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आजादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीमी वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी कवानीन बने हैं वो इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शराइत को खत्म न किया जाए। सन 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाले दे रहे थे, इसी नियत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, न कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन 1923 में, सन 1954 में, सन 1995 और 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ्फुज़ की नियत से लाए गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाए गए थे, ना कि उसको कमजोर करने के लिए लाए गए थे। वजीर मोहतरम को यह एतराज था कि हमारी लाई हुई तजवीज पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है। बेशक वो कह रहे हैं शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिक़ही कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा। सदर मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था कि इस वक्फ को ड्राफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था, वो भी ज्वाइंट। सदर मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूं जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने के दर पे। पहली तरमीम, वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं सदर मोहतरम, एक जाती वाक़या बयान करता हूं, पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। मैं एक वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। अभी राजस्थान में गया, तिजारा के पास एक गांव हसनपुर है, उस शादी में गया, अजान की आवाज आई। मैंने कहा यहाँ मस्जिद कहाँ है भाई? जब मस्जिद देखी वो बड़ी सुंदर मस्जिद थी। मैंने पूछा ये मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया कि यहाँ 400 साल पहले कोई दुर्वेश थे, इस पेड़, वो पेड़ भी अभी बाकी है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से हमारे हिंदू महाराजा जी गुजर रहे थे, उनको बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए, उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महाराज ने कहा कि अपने लिए दुआ करा के रहा, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है। वो फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ को। हमारे देश सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं आप सर। गुज़िश्ता सर, एक इसके अलावा मुसलमानों को भी अपने ईमान का सबूत देना होगा। सर, मैं इमाम हूं, इमाम हरम मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट के लिए मजबूर नहीं दे सकता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो वक्फ कैसे होगा सर? वक्फ तो खत्म हो जाएगा सर। वक्फ बाय यूजर, जिसके मुताबिक अगर वक्फ की दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, वक्फ करने वाले की शनाख्त ना हो, तो लंबे अरसे से जारी इस्तेमाल को वक्फ माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया, प्रीवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर यह उसूल माना गया। सर, 100 साल पुरानी मस्जिद तो बाकी रहेगी, लेकिन 600-700 साल पुरानी अगर मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहेंगे ये वक्फ बाय यूजर नहीं है। अरे सर, कितना हम लोग यकीन करें। तीसरी तरमीम,
बोर्ड के इंतखाबात को खत्म करके उसे मुकम्मल सरकारी इदारा बनाया जा रहा है। दिल्ली की मिसाल है उसकी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतजाम एक एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन था, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। सर इससे ऐसा मैसेज आएगा। हम लोग, मैं तो इससे मैसेज क्या, बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं सर, लेकिन हकीकत ये है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी की? कितनी कुर्बानियां दी हैं सर। मैं और क्या कहूं, कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, दामन पे कोई दाग न, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नक्श करो हो या करामात करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हमें उनसे वफा की, वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है? धन्यवाद। उनसे कैसे उम्मीद है वफा की? सर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए, 30 सेकंड। सर मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज से कहता हूं, हजारों साल तहजीब का जो कल्चर हमारा जो देश का रहा है, यहां मैं अपने इस्लाम धर्म और ईसाई और जूस धर्म के साथ से भी कह सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं और आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सब की मां, हम जिस नाम से भी कहे, भारत मां कहे हमारे में या ग्रैंड मदर कहे, वो हिंदुस्तान आए थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही करेगी। कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर ये कह रहे हैं कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर इन्होंने मैंने पहले भी बताया मान्यवर, कोर्ट को भी रास्ते से निकाल दिया। मैं बाद में बात करता हूं मान्यवर ये मान्यवर एक उपयोग के आधार पर वक्त की समाप्ति। मान्यवर ये कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों से वहां प्रैक्टिस है। अब वो तो वक्फ रजिस्टर हो गया, आपने घोषित कर दिया, वक्फ में रजिस्टर भी हो गए, अब इसका सवाल नहीं है। मगर सैकड़ों साल की प्रैक्टिस, मुगलों के समय की प्रैक्टिस आज घोषित की जा सकती है क्या? अगर वहां नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग देखते होंगे, कब्रिस्तान होगा लोग देखते होंगे, दरगाह होगी तो लोग देखते होंगे, और घोषित भी हो चुका होगा, रजिस्टर भी हो चुका होगा। अब अगर आप वक्फ घोषित करना है तो उसको ऐसे नहीं कर सकते मान्यवर, अधिकृत करना चाहिए। मान्यवर जो
दूसरा सुधार लेकर आए किरण जी, वो ही है कि धारा 36 में वक्फ संपत्तियों को बिना किसी स्पष्ट प्रक्रिया से, मालिकी की प्रक्रिया से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। मान्यवर, अपील का प्रावधान वर्तमान में अधिनियम में ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये दृष्टिभ्रम खड़ा कर रहे थे गोगाई जी कि हाईकोर्ट में जा सकते। हाईकोर्ट में सिविल सूट नहीं जा सकता, रीट के अधिकारों का उपयोग कर हाईकोर्ट में जा सकते। सिविल सूट में ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है मूल मालिक को। आपने सिविल सूट को खत्म कर दिया था। रीट के जुडिक्शन बहुत सीमित है, हम सब जानते हैं कि ये सीमित कर दिया गया था, आप भी जानते हो, मगर आपको वोट बैंक चाहिए। मान्यवर, ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। इन्होंने कहा कैसे कैसे कानून आए हैं, मैं बता देता हूं सब। अभी कांग्रेस के महासचिव और माननीय सदस्य कह रहे थे क्या कानून आ रहे हैं, सब किस प्रकार के कानून आ रहे हैं। मान्यवर, इसी सदन में नरेंद्र मोदी सरकार ही महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लाई। इसी सरकार में पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए, इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। मान्यवर, और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई है, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती थी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाए तो कांग्रेस पार्टी लाई, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती है। मान्यवर, सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। अपील का प्रावधान भी हमने आगे बढ़ाया और गैर मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर, गैर मुसलमानों की दान की संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को हमने लगने से मना कर दिया। मान्यवर, उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है। ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मान्यवर हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया। मान्यवर, ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, जैसे चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लासेस आते हैं वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होती है। यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए दिएगी कि आप जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी उसको कोर्ट से जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो हमने मान्यवर निकाल दिया है। मान्यवर, एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि चर्चा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर, और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावा
हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए। वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए और अध्ययन दौरे 3 किए गए और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए। इसकी मीमांसा कर ये कानून बना है। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवर, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है वो रखेंगे। मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिएगा और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ ने करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा है। अगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से
धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे। मान्यवर ये कह रहे थे कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़िया नहीं हुई। मान्यवर मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ।